हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार डेली स्टडी मटेरियल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के दो महत्वपूर्ण चैप्टर पाषाण काल तथा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसके साथ ही सारे वीडियोज़ का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग वैदिक काल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द निम्न में से किसे इंगित करता है? ऑप्शन है नृजाति समूह को, या यावरी जन को, भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठ वंश को हो जाएगा। अगर बात करें हम तो आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में हो जाएगा। अगर बात करें हम तो वर्ण शब्द का अर्थ रंग होता है तथा कहीं कहीं पर व्यवसाय चयन के अर्थ में वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का प्रमाण वर्णन है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद में हो जाएगा। अगर बात करें हम तो अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है स्तोत्रों का संकलन, ऑप्शन बी है कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्तोत्रों का संकलन हो जाएगा। अगर बात करें हम तो ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त, 1028 सूक्त तथा 10,552 मंत्र या श्लोक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या सामवेद से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद से हो जाएगा। अगर बात करें हम तो ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों से संबंध में जानकारी देते हैं। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल हो जाएगा। अगर बात करें हम तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्तों सोम को समर्पित किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किससे चलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या डी यजुर्वेद से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से हो जाएगा। अगर बात करें हम तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल तथा कृष्ण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है तक्षशिला से, अतरंजी खेरा से, कौशाम्बी से या हस्तिनापुर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेरा से हो जाएगा। अगर बात करें हम तो अतरंजी खेरा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिससे यह संकेत मिला है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दर्शन हो जाएगा। इसी दर्शन को हम लोग वेदांत भी कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति निम्न में से किस राज्य के शासक थे? तो ऑप्शन है काशी के, केकय के, पांचाल के या विदेह के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केकय के हो जाएगा। अगर बात करें हम तो उपनिषदों में वर्णित मुख्य राजाओं में विदेह के राजा जनक थे, पांचाल के राजा प्रवाहनजाबली थे, केकय के राजा अश्वपति थे और काशी के राजा अजातशत्रु थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित है? ऑप्शन है सिंधु, सुतुद्री, सरस्वती या डी गंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंधु हो जाएगा। अगर बात करें हम तो सिंधु नदी ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ऑप्शन है व्यास, रावी, चेनाब या झेलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चेनाब हो जाएगा। अगर बात करें हम तो चेनाब नदी से ही अस्किनी की पहचान की गई है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन है अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ऑप्शन है अग्नि को, बृहस्पति को, द्यौस को या इंद्र को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति को हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लोपामुद्रा हो जाएगा। अगर बात करें हम तो लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्र की रचना की थी। उन्हीं में से एक विदुषी लोपामुद्रा थी। अगर बात करें कुछ अन्य विदुषी की तो अपाला, घोषा या विश्ववारा थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? ऑप्शन है शस्त्र, कृषि औजार,
लिपि या सिक्का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिक्का हो जाएगा। अगर बात करें हम तो वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। बाद में निष्क का प्रयोग आने वाले सिक्कों के लिए किया जाने लगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन है मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोजक-कोई या जूनागढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोगज-कोई हो जाएगा। अगर बात करें हम तो एशिया माइनर स्थित बोजक-कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ऑप्शन है शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं में का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परूशनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी परूशनी हो जाएगा। अगर बात करें हम तो 10 राज्य अर्थात 10 राजाओं का युद्ध परूशनी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजयी हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, वितस्ता या यमुना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सरस्वती हो जाएगा। अगर बात करें हम तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? ऑप्शन है कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या व्यापार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शिकार हो जाएगा। अगर बात करें हम तो प्रारंभ में आर्य खानाबदोश एवं शिकारी थे। वे लोग प्रायः अस्थायी जीवन जीते थे और इनके जीवन में कृषि का महत्व न के बराबर था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन है जौ, चना, चावल या गेहूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जौ हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद में यौ शब्द का प्रयोग जौ के लिए किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस में मिलता है? ऑप्शन है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके।
वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।